स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ये डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। तो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का हिंदी का प्रश्न पत्र है जो 2023 का है। तो इस पेपर को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आप 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के, जो कि आपका बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया है उसको एक बार आप अवश्य देख लें। जैसा कि मैं आपको इसमें 2023 का हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम करते हैं पेपर को स्टार्ट। देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था, पूछा गया है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान है वो क्या है? देखो चार ऑप्शन है, बड़ लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लिपि विकास का प्रथम सोपान की बात करें तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है अपना चित्र लिपि। तो चित्र लिपि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। अब देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो पर्वत का समानार्थी क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है कूट, दूसरा है पादप, तीसरा है घन और चौथा है अगार। तो यहाँ पे देखो पर्वत शब्द का समानार्थी जो शब्द है वो यहाँ पे कूट हो जाएगा। पहला वाला विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। यहाँ पे जो इस बार हिंदी का जो पेपर पूछा गया है बिल्कुल सिंपल पेपर पूछा गया है, बिल्कुल सरल, कोई भी कठिनाई नहीं है, बिल्कुल हलवा पेपर ये पूछा गया है। और 2024 में भी आपके लिए ऐसा ही पेपर आएगा। ध्वनि नहीं है, अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, का, खा, गा, चौथा है बा। तो यहाँ पे देखो जो अल्पप्राण ध्वनि नहीं है यहाँ पे खा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग और आहा बड़ कहलाते हैं। तो अंग और आहा बड़ क्या कहलाते हैं? आयोग बहा, ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या फिर स्वर। तो अंग और आहा क्या है? आयोग बहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पांचवा क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन आया है, कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट वाला आपको पहचानना है। कामायनी के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यानी जो दूसरा वाला विकल्प है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखो 5 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप के पूछे गए थे। जो 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट टाइप के पूछे गए हैं ये बिल्कुल सिंपल से पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ही सरल। अब देखो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है भाई कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो कहानी शिक्षण की क्या विधियाँ हो सकती हैं छोटे बच्चों को कहानी के लिए? अब कहानी क्या है? चित्र विधि भी हो सकती है। चित्र की विधियाँ आपने चित्र के माध्यम से आपने कहानियों को बता दिया, जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी, या फिर वाक्य की पूर्ति करना, जैसे कोई भी आपने वाक्य लिख दिया और यहाँ पे डैश डैश लगा दिया तो कहानी पूर्ति भी हो सकती है। इसी प्रकार से आपको 3-4 इसमें विधियाँ लिखनी थी। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन था इसमें वो है उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। यानी कोई छोटा बच्चा है, कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है, कक्षा 1 से 5 तक का क्लास का बच्चा है, तो उसमें उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? देखो सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि भाई उस छोटे बच्चा है तो उसे मात्रा का ज्ञान ना हो, इसलिए वो उच्चारण गलत बोल रहा हो। ठीक है, उच्चारण का सामान्य दोष हो सकता है। हो सकता है उसे भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसमें किसी प्रकार का कोई दोष हो हैं, या हो सकता है शारीरिक समस्या हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे इसे। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। तो देखो मौखिक
अगर हम अभिव्यक्ति के सोपान की बात करें तो जैसे मान लो कोई बच्चा है, अगर वो अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करना चाह रहा है, मौखिक रूप से दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा है, तो भाई वो किसके द्वारा पहुंचाएगा? हो सकता है भाषण देना भी हो सकता है, वर्णन करना हो सकता है, किसी घटना का वर्णन करना हो सकता है, कहानी हो सकती है वो, या विचार देना हो सकता है, विवरण कर देना हो सकता है, या चर्चा करना हो सकता है। तो ये सब क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के ही सोपान है। अगला है शब्द है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो शब्द की शक्तियाँ मेनली 3 प्रकार की हैं, 3 हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, जो शब्द की शक्तियाँ हैं वो हैं अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, ये हैं। नेक्स्ट है, देखो हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार बताओ। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार देखो यहाँ पे वाक्यों के प्रकार बताएं, लेकिन इस वाक्यों के प्रकार पूछ रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार या फिर अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। चाहे तो आप रचना के आधार पर लिख दो, चाहे आप वाक्य के आधार पर लिख दो, दोनों ही कंडीशन में आपको मार्क्स मिलेगा। अर्थ के आधार पर आपको लिखना है विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक या इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक है। और नेक्स्ट था रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरह से आप कुछ भी लिख देते। अगला जो हमारा देखो 11वां क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया था। 11वां क्वेश्चन क्या है उसको समझो। उपसर्ग क्या है? सौधारण सहित समझाइए। तो देखो उपसर्ग क्या होते हैं? वर्ण या वर्णों का ऐसा समूह जिसके आगे आकर वर्ण जुड़ जाए, शब्द जुड़ जाए, ठीक है, उसे हम उसके अर्थ को बदलने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लो कोई हार लिखा है शब्द और इससे पहले क्या लग जाए? बी लग जाए, तो क्या बन जाएगा? बिहार बन जाएगा, ठीक है। या लिखो किसी के आगे ये लिखा है सिर्फ ठाई लगा है, इसके आगे इस प्रकार से ये लग जाए, मी लग जाए, तो क्या बन जाएगा? मिठाई बन जाएगा। इस प्रकार से ये लिखना था। शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिन शब्दों के शुरू में आकर कोई शब्द जुड़ जाता है या उनके अर्थ को बदलने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आपको इस तरीके से लिखना था। तो जो 1 नंबर वाले देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार पेपर आया है 2023 का। ऐसा ही पेपर आपके लिए भी आएगा। चलो चलते हैं अब आगे की ओर। चलो देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा कठिन वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। देखो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताओ। अगर मान लो आप कहानी बच्चों को सुना रहे हो, छोटे बच्चों को सुना रहे हो, तो कहानी के पीछे का सुनाने का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य हो सकता है? मान लो जैसे आप छोटे बच्चों को कहानी सुना रहे हो, तो एक तो देखो आपको पता है बच्चों में जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कल्पना शक्ति बढ़ेगी, है सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी बच्चे की। और मानसिक विकास भी होगा, तर्क क्षमता भी बढ़ेगी उसकी, और उस कहानी से जो है वो प्रेरणा भी मिलेगी। तो यही सब लिखना था, यही उद्देश्य होते हैं किसी भी कहानी का, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के यही उद्देश्य होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। तो जो लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं हैं इन पर प्रकाश कैसे डालोगे? देखो अब मान लो लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं जैसे इस प्रकार से है, आप अपने लिखित तरीके से अपने विचारों को किस प्रकार से प्रकट करना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही ये क्वेश्चन पूछ लिया है, मौखिक वाला, ठीक है। ऊपर मौखिक था, नीचे लिखित है। तो देखो यहाँ पे आप कहानी, नाटक, आलोचना या फिर उपन्यास के माध्यम से लिखित विचार अपने व्यक्त कर सकते हो। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख देना था। अगला है देखो किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब पहले तो आपको 4 विराम चिन्ह लिखने थे। अब 4 विराम चिन्ह में चाहे तो आप अल्प विराम लगा दो, या पूर्ण विराम, या अर्ध विराम, या योजक चिन्ह लगा सकते हो, लोप चिन्ह, योग चिन्ह, इतिसरी, समता, कोष्टक, लाघव या विवरण चिन्ह। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब विराम चिन्ह हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में समझाना था, उदाहरण दे के समझाना था कि भाई विराम चिन्ह कहाँ पे लगता है, या
प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगता है, इस प्रकार से आपको 4 को बताना था। अगर मैं जैसे अल्प विराम कहूँ तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई गोपाल, हरि, श्याम और राम खेल रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि गोपाल राम खेल रहे हैं, या गोपाल, श्याम और राम खेल रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये विराम लग गया। तो ये वाला जो विराम होता है ये अल्प विराम होता है। अगर मैं दूसरा टाइप्स का दूसरा बताऊँ, अर्ध विराम बताऊँ, चलो मैं आपको अर्ध विराम का यूज करके बता रहा हूँ क्या होगा। चलो दूसरे नंबर पे देखो अर्ध विराम, या चलो पूर्ण विराम लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे कह दूं राम अच्छा लड़का है, क्या है, राम अच्छा लड़का है। अब राम अच्छा लड़का है तो यहाँ पे ये पूर्ण विराम लग गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्रश्नवाचक वाक्य कैसे लगाओगे, अगर मैं एग्जाम्पल में आपसे उदाहरण दूँ, मैं आपको उदाहरण दूँ और आपसे ये कहूँ क्या तुम खाना खाओगे, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 4 चिन्ह बताने थे, कोई से भी बता देते आप। अर्धविराम भी लग जाएगा, ठीक है। अर्धविराम कैसे, रोको मत जाने दो, तो ये अर्धविराम लग जाएगा। देखो रोको मत जाने दो, अब देखो रोको मत जाने दो यानी यहाँ पे लगा दो विराम, रोको मत जाने दो, तो इस प्रकार से आप अर्धविराम भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह बताने थे। अब देखो जो अगला क्वेश्चन आया है आपका, अगला क्वेश्चन देखो फिर से वही पूछ लिया है इसने। क्या पूछा है, उपसर्ग और प्रत्यय, और उपसर्ग प्रत्यय इससे पहले भी पूछा था इसने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे समझ लीजिए आप, देखो यहाँ पे क्या कह रहा था जी, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कीजिए। तो अंतर आपको किस प्रकार से करना था, चलो अंतर समझिए। देखो उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बनता है, कैसे, देखो उपधन सर्ग, एक तो ये हो गया अंतर। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बनता है, उपधन सर्ग। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, प्रतिधन अय, ये हो जाता, ठीक है। अब दूसरा इसके बारे में आप ये लिख देते कि मतलब उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आकर उनके अर्थ को स्पष्ट या अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर व्यंजन की बात, वो प्रत्यय की बात थी, तो आप लिखते कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका अंतर लिखना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल था। कह रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार बताइए। चलिए दोस्तों, अभी तक देखिए आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखो यहाँ पे उपसर्ग के बारे में समझिए। सबसे पहले तो आपको उपसर्ग कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए। चलो हम आपको बताते हैं। देखो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनर्वृत्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इतना नहीं लिखना था, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ क्या लिखना था आपको। इसमें यह लिखना था कि भाई संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, उदाहरण की बात करूँ, तो उदाहरण हो जाता जैसे आप लिख देते मैं, हम, तुम, वह, आया, आप, कोई, जो, ये सब क्या है, ये सर्वनाम हैं के ही उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये पूछा था कि भाई आप ये बताओ कि सर्वनाम है, सर्वनाम के प्रकार कौन से होते हैं। तो चलिए सर्वनाम के प्रकार भी बताते हैं आपके लिए। तो इसमें आप सर्वनाम के प्रकार लिख देते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। लिख देते हैं आप। संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार से आपको कुल मिला के 6 भेद लिखने थे।
अगला है औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। तो आपने देख लिया कि 2023 का पेपर हिंदी का कितना अच्छा आया, कितना सस्ता सा पेपर है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा, बहुत मज़ेदार पेपर आया था। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आप 2024 के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए भी पेपर बिल्कुल सिंपल आएगा, ज़्यादा टफ वाला पेपर नहीं आएगा। बस व बस आपको टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये जो पेपर है, ये सभी पेपर, ये जो पेपर आपको मैं बताया, मैंने हिंदी का पेपर सोल्यूशन आपको दिया है। ये वीडियो सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।